बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए 100 क्वेश्चन का यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा बनाइए। इसमें आपके लिए जो टारगेट है 100 में से 75 प्लस क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। जीके एवं हिंदी सेक्शन में आपको 5 से 6 सेकंड का समय लेना है। मैथ एवं रीजनिंग सेक्शन में आपको 1 मिनट का समय लेना है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है बिहार है, लेकिन ऑप्शन में बिहार नहीं दिया हुआ है। तो जनगणना से रिलेटेड आपको कम से कम 3 से 4 पॉइंट जरूर याद रखना। एग्जाम में दूसरे तीसरे नंबर का भी पूछ दिया जाता है। प्रथम स्थान पर बिहार राज्य है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे स्थान पर केरल है, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, पाँचवें स्थान पर हरियाणा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा होगा, तो बिहार होना चाहिए, लेकिन बिहार ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस कारण से दूसरे नंबर का पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही आप जनसंख्या से रिलेटेड भी पॉइंट याद रख लीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन लैगून झील का उदाहरण नहीं है। लैगून झील जो कहा जाता है, समुद्र के तट के निकट जो झील होता है उसको लैगून झील कहते हैं। लैगून झील का जो पानी होता है खारा यानी नमकीन होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ चिल्का झील तो उड़ीसा में है, यह खारे पानी का झील है, और लैगून झील भी है, तो सही यह होगा। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। इसके बाद है कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, अष्टमुदी झील केरल में है। यह तीनों जो है लैगून झील का उदाहरण है। लेकिन डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है सांभर झील, सांभर झील खारे यानी नमकीन पानी का झील है, लेकिन यह राजस्थान में है। तो यह जो झील निर्मित है वायु द्वारा निर्मित झील है, लैगून झील का उदाहरण नहीं है। एक और झील का नाम याद रख लीजिएगा, पुलिकट झील तमिलनाडु में है, यह भी लैगून झील का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकार के संरक्षण से है संबंधित। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है लंदन में है और इसकी स्थापना जो की गई थी 1961 में। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है। बिहार का प्रमुख त्योहार है छठ पूजा। अद्वितीय त्योहार जो हो जाएगा छठ पूजा। अगला क्वेश्चन है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 आयोजित होना प्रस्तावित है। 2020 में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया जाएगा रूस में सेंट पीटर्सबर्ग शहर में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह जो प्रस्तावित था जुलाई 2020 में, लेकिन कोरोना के कारण से नहीं हो पाया, तो बाद में इसका आयोजन किया जाएगा, अभी स्थगित कर दिया गया है। 2019 का 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है ब्राज़ील के शहर ब्रासिलिया में। एग्जाम एक और पॉइंट पूछा जाता है कि ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो पांचों देश का नाम याद रख लीजिए। इसका पूरा फुल फॉर्म बी से है ब्राज़ील, आर से है रूस, आई से है इंडिया, सी से है चाइना, एस से है साउथ अफ्रीका। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 का जो आयोजन किया जाएगा रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट बताएंगे सभी आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ वाल्मीकि, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में है। सेकेंड में है राजगीर, तो राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के नालंदा जिला में है। थर्ड में दिया हुआ भीम बांध, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है।
इसके बाद चौथा ऑप्शन में गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के गया जिला में स्थित है। बिहार दरोगा पीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। 5 पॉइंट याद रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मुंगेर जिले में कौन सा स्थित है? भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है। बिहार में सवाना वनस्पति जो पाई जाती है पश्चिमी चंपारण जिला में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कांग्रेस के गरम दल के नेता कौन थे? सही आंसर जो हो जाएगा अरविंद घोष। और कुछ नाम याद रख लीजिए। कांग्रेस के गरम दल के जो नेता थे अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकार की संख्या है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकार की जो संख्या है 6 है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की जो टोटल संख्या थी 7। यह भी याद रख लीजिएगा। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की टोटल संख्या 7 थी, अभी वर्तमान में 6 है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। और कुछ पॉइंट याद रख लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 का क यानी 4 का ए में अनुच्छेद 51 का क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 को क में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य में टोटल 11 पॉइंट है, जिसमें से नहीं जो है इसमें से धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। बाकी जो भी यहाँ पर 3 ऑप्शन है यह सभी मौलिक कर्तव्य में जो 11 पॉइंट है उसमें से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देता है। शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड याद रख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है और अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। सर्वोच्च न्यायालय में तीनों पॉइंट एक ही है, राष्ट्रपति ही आपको याद रखना है। लेकिन उच्च न्यायालय में नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देता है, लेकिन शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा में विपक्ष के दल के नेता की मान्यता जो दी जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुई? 4 पॉइंट आपको याद रख लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में, चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में। पहला हो जाएगा राजगीर, दूसरा हो जाएगा वैशाली, तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्र, चौथा हो जाएगा कुंडलवन यानी कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन वैशाली।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन शिवदयाल साहेब। शिवदयाल साहेब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। बाकी यहाँ पर तीनों जो नाम दिया हुआ है, तात्या टोपे, नाना साहेब, मौलवी अहमदुल्ला, यह सभी 1857 की क्रांति से संबंधित है। एग्जाम में कई बार मौलवी अहमदुल्ला से रिलेटेड पूछा जाता है, तो यह भी नाम याद रख लीजिएगा। 1857 की क्रांति से संबंधित है और इन्होंने जो नेतृत्व किया था फैजाबाद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फर्स्ट में दिया हुआ लखनऊ समझौता 1916 सही है। मार्ले मिंटे सुधार 1909 यह भी सही है। बंगाल विभाजन 1905 यह भी सही है। कांग्रेस का विभाजन 1916 जो दिया हुआ है गलत है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? बद्दू जनजाति जो पाई जाती है सहारा क्षेत्र में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सहारा के जगह पर अफ्रीका भी दिया जा सकता है, तो अफ्रीका महाद्वीप याद रख लीजिएगा। कालाहारी क्षेत्र में जो पाया जाता है जनजाति, नाम याद रख लीजिएगा, बुशमैन जनजाति। इसके बाद कांगो क्षेत्र में पिग्मी जनजाति और बद्दू जनजाति अफ्रीका क्षेत्र यानी सहारा क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है, यह भारत के किस राज्य से लगती है? भारत एवं चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा और यह जो सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ रजत क्रांति अंडा उत्पादन सही है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन यह भी सही है। श्वेत क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित नहीं है, दूध से उत्पादन से संबंधित है, यह गलत हो जाएगा। आलू उत्पादन संबंधित है। गोल क्रांति गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन यह भी सही है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 3 यहाँ पर जो है सही दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बना है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर बना है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 5 कथन दिया हुआ है, नीचे यहाँ पर कूट दिया हुआ, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। देख लीजिए सभी 5 कथन को। फर्स्ट यहाँ पर कथन दिया हुआ है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर किया गया, सही है। योजना आयोग का गठन जो किया गया था 15 मार्च 1950, समिति का नाम भी याद रखना है केसी नियोगी। इसके बाद दिया हुआ है, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय है, बिल्कुल सही है, गैर संवैधानिक है एवं सलाहकार निकाय है। इसके बाद है यहाँ पर योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो यह भी सही है। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1950 से की गई, गलत है। यहाँ पर जो होना चाहिए था 1951 होना चाहिए था। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से की गई। चौथा जो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। इसके बाद 5वां है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, यह सही है। इसमें से जो गलत है चौथा गलत दिया हुआ है, 1 2 3 5 बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है केवल 1 2 3 5 यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन सा है? मुद्रास्फीति का जो मुख्य कारण है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पूंजी पूर्ति में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? वर्तमान समय में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2011 से
बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है वह है। अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में हूबहू रिपीट भी हो सकता है, तो याद रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मधेपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो अंकित की गई है मधेपुरा में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द थर्ड पिलर के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक द थर्ड पिलर के जो लेखक है रघुराम राजन। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से जो सम्मानित किया गया पीयूष जायसवाल, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से जीके सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब चलिए साइंस का सेक्शन है, इसके बाद मैथ, रीजनिंग, हिंदी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7, तो सही आंसर हो जाएगा 7.0। अगला क्वेश्चन है, हीरा का क्रांति कौन है? हीरा का आपको अपवर्तनांक भी याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 और पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। दोनों पॉइंट याद रख लीजिएगा। हीरा का क्रांतिक कौन है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 24.41 डिग्री। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ 48.75 डिग्री, यह जो क्रांतिक कौन है पानी का। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन यानी माइक में क्या करते हैं? सबसे पहले बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। सिंपल सा आप इसको याद भी रख सकते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी दोगुनी। अगर वेग को दोगुना की जाए तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। सही आंसर हो जाएगा दोगुनी। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक है। बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। फर्स्ट ऑप्शन में पास्कल, तो यह दाब का मात्रक है। दाब का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा यूनिट है जूल। बल का ऐसा यूनिट है न्यूटन और विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। किसी पिंड का भार जगह के अनुसार चेंज होता है, लेकिन द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है, सभी जगह समान ही रहता है। फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, गलत है। पृथ्वी तल पर जगह के अनुसार चेंज हो जाएगा। ध्रुवों पर सबसे कम होता है, यह भी गलत दिया हुआ है। ध्रुवों पर क्या होता है कि सबसे अधिक होता है। बी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत ही दिया हुआ है। इसके बाद है भूमध्य रेखा पर कम होता है, यह सही है। भूमध्य रेखा की जगह पर विषुवत रेखा भी दिया हुआ रहता है, दोनों एक ही नाम है। विषुवत रेखा का ही दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर कम होता है। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, यह भी गलत दिया हुआ है। मैदान में क्या होगा कि अधिक होगा, लेकिन पहाड़ पे क्या होगा कि कम होगा। तो सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भूमध्य रेखा पर कम होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, मैदान में अधिक होता है, पहाड़ पर कम होता है और पृथ्वी पर सभी जगह समान नहीं होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, C2H6 में कार्बन का प्रतिशत मात्रा है। C2H6 में जो कार्बन का प्रतिशत मात्रा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 80%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे हल्की धातु है? इसमें से जो सबसे हल्की धातु है लिथियम है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लिथियम की परमाणु संख्या 3 है। अगला क्वेश्चन है, सही तथ्य का चयन कीजिए। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। साइंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कथन है उसको भी आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ रहता है, तो अगर अच्छे तरीके से याद नहीं है तो आप नहीं बना पाइएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, सभी एस के खनिज होते हैं। यह कथन सही है, बाकी जो भी यहाँ पर दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड प्रायः जो होते हैं क्षारीय। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अधातु नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है अम्लीय।
यह भी याद रख लीजिएगा, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, यह साबुन के साथ कैल्शियम एवं मैग्नीशियम एस्टीरेट का अवक्षेप बनाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय स्रोत नहीं है? इसमें से जो नवीकरणीय स्रोत है, सौर ऊर्जा, वायु शक्ति, जल शक्ति, यह तीनों जो है प्राकृतिक है, लेकिन यूरेनियम जो 235 है इसकी सीमित मात्रा, एक न एक दिन यह खत्म हो सकता है, तो नवीकरणीय स्रोत नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डालिया की जड़ों से। अगला क्वेश्चन है, मटर पौधा है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, मटर जो है शाक है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? डॉल्फिन अस्तनी वर्ग के जीव है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अस्तनी। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? मृदा अपरदन यानी मिट्टी की कटाई को जो रोका जा सकता है वृक्ष लगाकर। सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, वन रोपण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छे से याद रख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में केल्विन दिया हुआ है, सेकेंड में यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है और चौथा में दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाचक ग्रंथि नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर गुर्दा दिया हुआ है। तो गुर्दा जो है रक्त परिसंचरण तंत्र है। गुर्दा यानी किडनी रक्त को शुद्धिकरण करता है, तो रक्त से संबंधित है। बाकी यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि, तीनों ऑप्शन में अलग अलग करके प्रयोग हुआ है। तो यह सभी पाचक ग्रंथि है, लेकिन गुर्दा किडनी जो है रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पाचक ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है आपको बताना। जल संग्रहण की पद्धति संबंधित राज्य। फर्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ पैन मध्य प्रदेश। तो जल संग्रहण की पद्धति पैन का प्रयोग जो करते हैं बिहार में। बिहार में जल संग्रहण पद्धति का जो नाम है पैन है और आहार इसका दूसरा नाम है, लेकिन मध्य प्रदेश का यह नहीं है, तो गलत हो जाएगा। यही सही आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। मध्य प्रदेश में जो प्रयोग करते हैं बंधीस और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बंधीस जल संग्रहण पद्धति का नाम है। इसके बाद है कुल हिमाचल प्रदेश सही है, एरिस तमिलनाडु यह भी सही है, खादिन राजस्थान, केरल में सुरंगम का प्रयोग करते हैं और कर्नाटक में कट्टा। यह सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पैन जो संबंधित है बिहार से संबंधित है, तो यह गलत दिया हुआ है ऑप्शन में यहाँ पर। अगला क्वेश्चन खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? खाद्य श्रृंखला में 3 चरण होता है। पहला होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा होता है अपघटक। तो यहाँ पर सीरियल से आपको देखना है। उत्पादक में जो होता है हरे पेड़ पौधे। फर्स्ट ऑप्शन में जैसे यहाँ पर घास है तो यह तो सही है। सेकेंड में गरुड़ दिया हुआ है, गरुड़ नहीं होगा, गरुड़ उत्पादक नहीं है, हरे पेड़ पौधे नहीं है, घास है। फिर यहाँ पर सी भी सही है। डी में यहाँ पर कीट दिया हुआ है, तो कीट भी नहीं होगा, तो डी गलत हो गया और बी गलत हो गया। इसके बाद फर्स्ट में देख लेते हैं, घास है, घास को कौन खाएगा? तो कीट, कीट को कौन खाएगा? तो मेढक, मेढक को कौन खाएगा? तो सर्प, सर्प को कौन खाएगा? तो गरुड़। फर्स्ट ऑप्शन सही दिया हुआ है। सी में अगर आप देखिएगा यहाँ पर घास को सर्प, घास को सर्प नहीं खाता है। इसके बाद यहाँ पर सर्प है और मेढक है, तो सर्प को मेढक खाएगा नहीं, उल्टा दे दिया गया है। मेढक कीट यहाँ पर अलग
गलत तरीके से दे दिया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इसमें आपको देखना है इस तरह से, जैसे यहाँ पर अगर आपको शुरू में समझ में नहीं आए तो बीच से ही देख लीजिएगा। यहाँ से आप देखिएगा तो मेढक है, सर्प है, तो मेढक को कौन खाएगा? सर्प। सर्प को कौन खाएगा? तो गरुड़। यहाँ पर मोर भी ऑप्शन में दिया जा सकता था, बाज भी दिया जा सकता था। तो इस तरह से आपको मिला लेना है बीच से भी। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को ही। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 1993 से जल संरक्षण से संबंधित है। जल संरक्षण करने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। जल संरक्षण दिवस भी 22 मार्च ही होगा। यह भी याद रख लीजिएगा कब से मनाया जाता है, तो 1993 से। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ओजोन परत जो पाया जाता है समताप मंडल में, और इसके लिए जो जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख कारण है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आवासीय क्षति तथा विखंडन। मानव के द्वारा अगर कोई भी गतिविधि की जाती है तो मेन रूप से जिम्मेदार होता है, तो आवासीय क्षति का मेन जिम्मेदार जो है मानव है। मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधे की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, इस कारण से जंगल सीमित होता जा रहा है। तो आवासीय क्षति तथा विखंडन प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। रीजनिंग से टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में भी 10 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है पहली संख्या यानी 1 का 2 से क्या रिलेशन है, वही रिलेशन आपको 5 से बताना है। खाली स्थान में ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर 1 है और 2 है, तो 1 को क्या कीजिएगा, 1 में अगर आप 1 जोड़ते हैं तो 2 होता है, और 5 में अगर आप 1 को जोड़ते हैं तो 6। ऑप्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा दिया हुआ, तो अब आपको क्या करना है, स्क्वायर करके चेक करना है। तो अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं इस तरह से, 1 का स्क्वायर कीजिएगा +1 कीजिएगा 2 हो जाता है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर कीजिएगा +1 जोड़िएगा तो 26 होता है, लेकिन 26 भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब आपको इससे आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। 1 का क्यूब कीजिएगा 1 होता है, और +1 कीजिएगा तो 2 तो यहाँ पर हो गया। 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125 होता है, और 125 में 1 जोड़िएगा तो 126 होता है, लेकिन ऑप्शन में 126 नहीं दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, 5 का क्यूब होता है 125। यहाँ पर आपको यह समझना है कि यहाँ पर 1 का क्यूब किया गया और सेम संख्या को इसमें जोड़ दिया गया। यहाँ पर 1 है, इसमें भी आपको क्या करना है, 5 का क्यूब कीजिएगा 125 होता है। 125 में 5 को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, तो बराबर कितना हो गया, 130। तो 130 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सही आंसर हो गया यहाँ पर 130। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार स्कूल का संबंध विद्यार्थी से उसी प्रकार अस्पताल का संबंध किससे है? इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ स्कूल और विद्यार्थी दिया हुआ। अगर आप क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके मैथ रीजनिंग का सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। यहाँ पर है स्कूल और विद्यार्थी। स्कूल में क्या होता है कि विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है, उसी तरह अस्पताल में क्या किया जाता है कि रोगी का उपचार किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, रोगी। यहाँ पर कुछ डाउट होगा आपको कि डॉक्टर और उपचार क्यों नहीं होगा। स्कूल अगर यहाँ पर दिया रहता है शिक्षक, स्कूल में क्या करता है कि शिक्षक पढ़ाते हैं, उसी तरह से हॉस्पिटल में क्या करता है कि डॉक्टर इलाज करता है। तो अगर यहाँ पर विद्यार्थी की जगह पर शिक्षक दिया हुआ रहता तब डॉक्टर होता। आपको सेम रिलेशन ढूंढ करके देना है। स्कूल में क्या किया जाता है कि शिक्षा दिया जाता है, तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पर शिक्षा दिया रहता विद्यार्थी की जगह पर तब आप उपचार दे सकते थे। हॉस्पिटल में उपचार यानी इलाज किया जाता है। सही आंसर रोगी ही होगा। स्कूल में विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है, उसी तरह से हॉस्पिटल में रोगी को उपचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि Z बराबर 52 और ACT बराबर 48 हो तो BAT का मान क्या होगा? इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सीरियल नंबर A का 1 है, B का 2, इस तरह से Z का जो होता है सीरियल नंबर 26 होता है, लेकिन यहाँ पर 52 दिया गया यानी डबल लिया गया है। ACT का 48 है, तो A का होता है 1, C का होता है 3 और T का होता है 20। तो जोड़ दीजिएगा सभी को, 24 होता है। 24 का डबल यहाँ पर लिया गया है 48, 24 गुना 2 हो गया यहाँ पर 48। इसी तरह से बैट का क्या होगा, तो B का कितना होता है, 2 होता है, +1 हो गया A का मान, और T का मान है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सीरियल नंबर 20वें स्थान पर है, 20 हो गया। तो 20 1 21 +2 हो गया यहाँ पर 23 हो गया। तो 23 का क्या करना है, आपको डबल कर देना है। तो 23 का डबल कर दीजिएगा तो 46 होता है। तो सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, 46।
अगला क्वेश्चन है, हरीश पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तत्पश्चात बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा की ओर चल रहा है। डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, समझ लीजिए कैसे बनाना। हरीश पूर्व की ओर चल रहा है, दिशा जो होता है इस तरह से, अगर आप कॉपी पर बनाते हैं डायरेक्शन तो ऊपर में नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पर हो गया, ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तर दिशा हो गया, नीचे में यहाँ पर साउथ होता है और इस साइड हो गया यहाँ पर ईस्ट। इस तरह से आपको डायरेक्शन खींचना, और यहाँ पर होता है वेस्ट पश्चिम। ऊपर में हो गया यहाँ पर नॉर्थ यानी दक्षिण हो गया, यहाँ पर पूर्व हो गया ईस्ट, नीचे में हो गया साउथ दक्षिण, और यहाँ पर वेस्ट पश्चिम हो गया। इस तरह से डायरेक्शन आपको खींचना है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हरीश पूर्व की ओर चल रहा है, पूर्व कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, तो पूर्व की ओर किधर चलेगा, इधर चलेगा। इसके बाद कहा जा रहा है हरीश पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से क्या किया है कि 2 किलोमीटर चल लिया। इसके बाद कहा जा रहा है तत्पश्चात बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर आने के बाद बाएं जो मुड़ेगा ऊपर की तरफ होगा बाएं, और दाएं जो होगा नीचे की तरफ। तो बाएं मुड़ रहा है तो ऊपर की तरफ यानी इधर चला 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर यहाँ पे और चल गया। इसके बाद पूछा जा रहा है कि वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो दिशा यहाँ पर ऊपर की तरफ है, यहाँ पर जो डायरेक्शन है यह डायरेक्शन उत्तर की तरफ है, उत्तर डायरेक्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 52 छात्रों की एक कक्षा में राहुल का क्रम 15वां है, आखिर से उसका क्रम क्या होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगा, क्वेश्चन अलग तरह का रहेगा, लेकिन सभी का तरीका एक ही है। यहाँ पर दिया हुआ ऊपर नीचे दिया हुआ है कि राहुल का क्रम 15वां है, तो उसका क्रम क्या होगा आखिर से यानी लास्ट से क्या होगा। इसी तरह से लेफ्ट राइट में पूछ दिया जाता है कि लेफ्ट से क्रम है 15वां तो राइट से क्या होगा, और ऊपर से नीचे से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन का आपको सिंपल ऐसे बनाना है। यहाँ पर 52 छात्र दिया हो यानी कुल छात्रों की संख्या 52 है, तो टी बराबर जो सूत्र यूज करना है आपको, लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर लेफ्ट राइट का कंडीशन दिया हुआ रहेगा तब यह सूत्र यूज कर लीजिएगा। सभी सूत्र एक ही है, सिर्फ लेफ्ट के जगह पर चेंज अलग हो जाएगा। जैसे इस सूत्र में क्या है कि आखिर और शुरू का प्रयोग हुआ है, तो स्टार्टिंग यानी शुरू का एस ले लेते हैं, और लास्ट यानी एंडिंग ई यहाँ पर ले लेते हैं, -1 हो गया। इसके बाद टी बराबर टोटल बराबर यहाँ पर ले रहे हैं, ऊपर अगर दिया हुआ रहेगा तो यू हो गया यहाँ पर अप, अगर नीचे दिया हुआ रहेगा तो डी यहाँ पर डाउन ले रहे हैं -1। अब जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ रहेगा इस सूत्र में रख दीजिएगा, निकाल लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ 52 छात्रों की एक कक्षा में, तो टोटल यहाँ पर 52 हो गया। इसके बाद है राहुल का क्रम 15वां है, तो आखिर से उसका क्रम क्या होगा। शुरू से राहुल का यहाँ पर क्रम है, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया है। 52 छात्रों की कक्षा में राहुल का शुरू से क्रम 15वां है, तो आखिर से उसका क्रम क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। टी बराबर क्या सूत्र लिखे थे, एस हो गया स्टार्टिंग का, और इंड यानी लास्ट का यहाँ पर हो गया -1। तो टी यहाँ पर टोटल कितना है 52 दिया हुआ है, तो 52 बराबर यहाँ पर लिख रहे हैं स्टार्टिंग शुरू से कितना दिया हुआ 15वां दिया हुआ, और लास्ट का नहीं पता है तो ये यहाँ पर रख देते हैं -1। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 15 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 14, 52 में से 14 फिर घटेगा तो 38 हो जाएगा। सही आंसर आ जाएगा आपको 38। तो अंतिम से जो क्रम है यहाँ पर राहुल का 38वां हो गया, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो सभी जगह एक ही सूत्र का प्रयोग करना है आपको। अगर लेफ्ट राइट दिया हुआ रहेगा तो एस के जगह पर एल यानी लेफ्ट का प्रयोग कर लीजिएगा, ई की जगह पर आर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। इस सीरीज को आपको पूरा करना है, इसको बनाइए आप। यहाँ पर है 2, 5, 12 है, 27 है। तो यहाँ पर जो रिलेशन है 2 है और 5 है। 2 का यहाँ पर क्या किया गया है, 2 यहाँ पर शुरू में दिया गया है, तो 2 का क्या किया गया है, 2 का दोगुना कर दिया गया, और +1। 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 होता है, +1 कीजिएगा 5 होता है। इसी तरह से ऊपर में क्या किया गया है, 5 को 2 से गुना कर दिया गया है, 10 हो गया, और +2 जोड़ दिया गया है। यहाँ पर क्या किया गया 12 है, तो 12 को क्या किया गया है कि 2 से गुना कर दिया गया। सभी जगह 2 से गुना होगा, लेकिन जोड़ा जो गया है 1 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 को जोड़ा जाएगा, 27 हो गया यहाँ पर। अब 27 को क्या करना है आपको, 2 से गुना करना है, 2 से सभी जगह गुना हुआ है, और जोड़ना कितना है 4 जुटेगा। 4 क्यों जुटेगा इसको समझ लीजिए आप। यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया, यहाँ पर कितना जोड़ा गया है 2 जोड़ा गया, यहाँ पर 3 जोड़ा गया है, तो यहाँ पर अब कितना जुटेगा 4 जुटेगा। गुना सभी जगह 2 से ही हुआ है। 27 में 2 से गुना कीजिएगा 54 होता है, 54 में 4 जोड़ दीजिएगा 58। सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 58। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 5 तारीख को शनिवार है तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर से रिलेटेड यह क्वेश्चन है।
इस तरह के क्वेश्चन में आपको यह समझना है कि अगर 5 तारीख को शनिवार है तो 7 दिन बाद सेम ही दिन रिपीट होता है। 5 तारीख को शनिवार है तो 5 में 7 जोड़ दीजिएगा, यानी 12 तारीख को शनिवार ही होगा। फिर 19 तारीख को 12 में 7 जोड़ दीजिएगा, 19 तारीख को शनिवार ही होगा। फिर 19 के बाद 7 जोड़ दीजिएगा, 26 तारीख को ही शनिवार ही होगा। तो यहाँ पर 5 है। इसके बाद 5 के बाद अगला रहा यहाँ पर शनिवार कब होगा, 5 में 7 जोड़ने के बाद 12 हो रहा है, 12 में 7 जोड़ने के बाद 19 हो गया, 19 में 7 जोड़ने के बाद 26। तो 26 तारीख को ही कौन सा दिन होगा, सैटरडे यानी शनिवार हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। 26 को हो गया सैटरडे, तो 27 को हो गया यहाँ पर संडे यानी रविवार हो गया, 28 को हो गया सोमवार, 29 को हो गया मंगलवार, 30 को हो गया बुधवार। सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का बुधवार। सिंपल सा क्या कीजिएगा, जो भी तारीख दिया हो रहेगा उसमें 7 जोड़ करके आगे आपको बढ़ते जाना है। 26 तक यहाँ पर आ गया, 26 को हो गया शनिवार, सेम ही दिन होगा, 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट होता है और बाद में आप काउंट करके लिख दीजिए 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो बुधवार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पण में देखने पर यह घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, तो सही समय क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर घड़ी का समय है 4:40। इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो 12 बजे से आपको घटा देना है। यहाँ पर 12 बजे इस फॉर्मेट में लिखना है और यहाँ पर 4:40 समय दिया हुआ है, तो 4:40 इस तरह से आपको लिखना है। शुरू में जो दिया हुआ यह घंटा है 12 घंटा और यहाँ पर लास्ट में 0 यानी मिनट है। अब आपको घटा देना है, इसमें से घटाव के लिए यहाँ पर 0 दिया हुआ और यहाँ पर 40 है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 12 घंटा है तो 1 घंटा यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 12 घंटा है यहाँ पर। तो अगर आप मिनट की जगह ले जाइएगा तो अगर 1 घंटा आता है तो 60 मिनट यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। 60 में से 40 को घटाइएगा तो कितना होगा, 20 होगा। इसके बाद 12 जो है यह 11 बचेगा, 11 में से 4 चला गया तो 7 हो गया। यहाँ पर 7:20 समय हो गया, यही इसका सही आंसर हो गया। सिंपल सा आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर घंटा है और एक यहाँ से अगर शिफ्ट करते हैं तो 60 मिनट आएगा। 60 में से 40 घट गया, 20 हो गया। अब यहाँ पर पहले से 11 बचा है, 11 में से 4 चला गया, 7 हो गया। 7:20 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से रिलेटेड है। नीचे दिए गए आरेख में यहाँ पर वेन डायग्राम बना हुआ है। त्रिभुज है भारतीय, वर्ग यहाँ पर शिक्षित है, वृत्त है कार्यरत। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सी संख्या कार्यरत भारतीय जो अशिक्षित है यानी शिक्षित नहीं है को दर्शाता है। शिक्षित है वर्ग, वर्ग वाला नहीं आना चाहिए, त्रिभुज और वृत्त होना चाहिए। यहाँ पर जो है इस तरह से होगा और एक कंडीशन है कि यह जो पार्ट है यह पार्ट नहीं होना चाहिए। वृत्त यहाँ पर वर्ग जो है वर्ग वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, तो 3 तो नहीं होगा। अब बच कौन गया, यहाँ पर 2 बच गया, ये 2 बच गया, तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है सही दर्पण प्रतिबिंब बताए। यहाँ पर दर्पण रखा गया इस लाइन पर XY पर और आपको बताना है सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसको आप जरूर बनाइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यह एरो जो है तीर दर्पण के तरफ है, तो आकृति में भी दर्पण के तरफ ही होगा। इसमें दर्पण के तरफ दिखाया गया है यानी दर्पण की तरफ इधर है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, दर्पण से उल्टा डायरेक्शन में दे दिया गया। तो बी तो नहीं होगा, इसके बाद डी भी नहीं होगा, तो बी डी गलत हो गया। ए और सी में से कौन सा होगा, तो यहाँ पर क्या है कि यह जो एरो है इसी तरह से सेम इसमें भी है, सेम हूबहू आपको ढूंढना है। तो यहाँ भी दोनों जगह सेम है। इसके बाद क्या किया गया, यहाँ पर एक और यहाँ पर देखिएगा वृत्त है, लेकिन यहाँ पर एक और वृत्त होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन नहीं दिया गया है। तो इस कारण से सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सी में पूरे अच्छे तरीके से सही दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है। ए में क्या किया गया था कि यहाँ पर एक और वृत्त होना चाहिए था, तभी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन नहीं दिया गया, इस कारण से सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन है 1 मान के लिए 7 अंकीय संख्या, यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ है 55 35 A2 और 72 से यह विभाज्य है। आपको बताना है ए का मान क्या होगा। तो 72 से विभाज्य के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 72 का फैक्टर करना पड़ेगा। तो 72 का फैक्टर होता है 9 × 8, यानी अगर यह संख्या अगर 72 से विभाज्य है तो 9 से भी विभाज्य होगा और 8 से भी विभाज्य होगा। अब अलग अलग आप निकाल लीजिए। तो 9 से विभाजिता का नियम है कि सभी अंकों का योग जो है सभी को जोड़ दीजिएगा, तो 9 से विभाज्य होना चाहिए। और 8 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई दहाई सैकड़ा, यानी लास्ट का 3 अंक जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए। अब यहाँ पर जो दिया हुआ इस तरह से 0 है, A है, 2 है, तो 0 तो यहाँ पर हो गया, 2 हो गया। एक जगह पर आप 8 रखिएगा 82 होता है और 8 से विभाज्य है नहीं है। 3 रखिएगा 32 होता है, तो 32 जो है 8 से विभाज्य है। इसके बाद 1 रखिएगा तो 12 होता है, 12 जो है 8 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद 7 रखिएगा तो 7 रखने पर कितना होगा, 72 होगा। शुरू में 0 है तो 0 को नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, तो 72 8 से विभाज्य। अब यहाँ पर ऑप्शन में जो आ रहा है 7 आ रहा है और 3 आ रहा है।
लेकिन दोनों में से होगा कौन, तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, 9 से चेक करना पड़ेगा। तो 9 से विभाजिता का नियम है कि अंकों का योगफल जो होना चाहिए 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक ही जगह पर अगर 3 रहता है तो क्या होगा, तो 3 प्लस तो 5 हो गया, 5 5 10, 3 13, 5 18, 5 23, 23 होता है। लेकिन 23 क्या है, 9 से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ पर 7 रख कर देखते हैं एक जगह पर, एक जगह पर 7 रख देंगे तो 7 प्लस 2 9 हो गया, 9 प्लस 5 14 हो गया, 14 3 17, 5 22, 5 27, अंकों का योग यहाँ पर 27 हो रहा है। 27 को 9 से भाग दीजिएगा 3 होता है, यानी विभाज्य है। तो एक जगह पर क्या होगा मान 7 होगा। यहाँ से समझ में आ गया आपको, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पर 72 की जगह पर कुछ और दिया जा सकता है, जैसे दे दिया जाएगा 7 गुना 6 42 से विभाज्य है, तो 7 का विभाजिता के नियम से देखना है 6 है का, इस तरह से आपको चेक करना है। अगला क्वेश्चन लाभ हानि से संबंधित है। यदि एक वस्तु की लागत ₹26 है तो उसे 15% लाभ से बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य इस क्वेश्चन में आपको बताना है। विक्रय मूल्य बराबर जो सूत्र होता है, सिंपल सा सूत्र का प्रयोग करके आप बना सकते हैं इसको। विक्रय मूल्य बराबर होता है सूत्र क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100। विक्रय मूल्य यानी SP बराबर जो हो जाएगा, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 26 है, 26 गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 में 15 जोड़ दीजिएगा तो 115 होता है, बट्टा में 100 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 26 में 115 से गुना कीजिएगा तो 2990 होता है, और 2990 को 100 से भाग दीजिएगा तो 29.90 हो गया। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान है। साइन थीटा का अधिकतम मान होता है 1 और न्यूनतम मान होता है -1। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1 और -1। अगला क्वेश्चन है यदि x³ - y³ बराबर 117/8 तथा x - y बराबर 3/2 तो x² प्लस xy प्लस y² का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है। यहाँ पर जो AQ - BQ के फॉर्मेट में दिया हुआ, इसके बाद है यहाँ पर A - B और यहाँ पर दिया हुआ A² प्लस AB प्लस B²। AQ - BQ का जो सूत्र होता है A - B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। तो यही सूत्र आपको प्रयोग करना है। यहाँ पर x³ - y³ का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो x³ - y³ का ही यहाँ पर सूत्र लिखते हैं। x³ - y³ बराबर यहाँ पर हो गया x - y इंटू में यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस y² प्लस xy। फिर से यहाँ पर लिख रहे हैं x³ - y³ बराबर जो होगा यहाँ पर x - y इंटू हो जाएगा यहाँ पर x² प्लस xy प्लस y²। अब यहाँ पर एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर भी सेम ही है दोनों जगह। x - y का मान 3/2 दिया ही है, x³ - y³ बराबर 117/8, और आपको मान जो चाहिए x² प्लस xy प्लस y² का मान चाहिए, यानी x³ - y³ बटा x - y कर दीजिए। तो x³ - y³ का मान है 117/8 बराबर यहाँ पर हो गया 3/2 इंटू x² प्लस xy प्लस y²। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुना कर देना पड़ेगा। 117 गुना 2 बट्टा 8 गुना 3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 39/4। अगला क्वेश्चन है यदि 5 का पावर है यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 7 बराबर 125 का पावर है 2x प्लस 1 हो तो x का मान होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको बेस यानी आधार सेम करना है। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 125, 125 को क्या करना पड़ेगा 5 का क्यूब यहाँ पर करना पड़ेगा, और जो भी पावर है यहाँ पर 2x प्लस 1 इस तरह से लिखना है आपको। अब क्या हो जाएगा 5 का पावर हो जाएगा यहाँ पर 3 से पूरा पावर में गुना हो जाएगा, तो 6x प्लस 3 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर है 5 का पावर x² प्लस 2x प्लस 7। तो अगर बेस सेम हो जाता है तो पावर दोनों को बराबर कर सकते हैं, यानी x² प्लस 2x प्लस 7 बराबर 6x प्लस 3 कर सकते हैं। इसके बाद सॉल्व कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा इसका 2 आएगा। इस तरह का क्वेश्चन को क्या कीजिएगा ऑप्शन से ही बना लीजिएगा, जल्दी आप ऑप्शन से ही बना लीजिएगा। बाद में यहाँ पर इक्वेशन आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा समीकरण को। अगर आप 2 रखते हैं यहाँ पर तो क्या होगा 2x प्लस 1 है पावर में, यहाँ पर 2 दूना 4 प्लस 1 5 हो गया, और 125 को क्या लिखेंगे 5 का पावर 3 और गुने यहाँ पर 5 आया है, यानी 5 का पावर 15 हो गया राइट साइड में। अब लेफ्ट साइड में देखते हैं तो 5 का पावर यहाँ पर होगा x² यानी 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4 हो गया,
4 प्लस 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 प्लस 7, तो 4 4 प्लस 8 हो गया, प्लस 7 15, तो 5 का पावर यहाँ पर 15 हो रहा है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5:1 के अनुपात में हो तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का स्क्वायर होता है। यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात दिया हो 1.5:1, तो अब क्या होगा, यहाँ पर त्रिज्या का जो भी रेशियो दिया हो उसका भी आपको स्क्वायर करके लिख देना है, सिंपल सा। 1.5 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, इसके बाद 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो जो होगा यहाँ पर 2.25 अनुपात 1 का स्क्वायर करने पर 1। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 120 हो तो उन संख्याओं का योग होगा। क्रमागत संख्या मीन्स इस तरह से, अगर दो कोई संख्या है, क्रमागत संख्या यानी लगातार होना चाहिए, 2 के बाद 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए इस तरह से, और उसका गुणनफल 120 है तो उन संख्याओं का योग। यहाँ पर 2 3 4 कोई संख्या है, सभी का गुना कर दीजिए और देखिए 120 के बराबर हो रहा है क्या, इस तरह से आपको चेक करके बनाना है। तो एक्स मान के भी आप बना सकते हैं, मान लेते हैं कि कोई संख्या एक्स है और दूसरी संख्या यहाँ पर अगली संख्या जो हो गई जाएगी क्रमागत है तो x+1 हो जाएगा, इससे अगली संख्या x+2 यहाँ पर हो जाएगी। तो 3 संख्या यहाँ पर हो गया x+1 x+2। अब आपको कहा जा रहा है इसमें कि संख्याओं का गुणनफल 120 है, तो यानी सभी को गुना कर देना है, x इंटू x+1 इंटू x+2, सभी को गुना करके 120 के बराबर कर दीजिए, x का मान आ जाएगा, इसके बाद x+1 x+2 को बना लीजिएगा। लेकिन इस तरह से बनाने में आपको दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ पर x³ आ जाएगा, फिर सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ऑप्शन से ही बना लेना। ऑप्शन से क्या करना है आपको, यहाँ पर 120 मान है तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है 10 से नीचे का ही वैल्यू रहता है, जिससे आप ऑप्शन से भी बना सके। तो यहाँ पर जो वैल्यू प्रयोग हुआ है 4 5 6 लगातार संख्या 4 5 6 है, 4 में 5 से गुना कीजिएगा 20 होता है, 20 में 6 से गुना करने पर 120, यहाँ पर पूरा हो गया। 4 5 6 लगातार संख्या भी है, क्रमागत संख्या, 4 के बाद 5 6 120। अब सभी का अंकों का योगफल पूछा जा रहा है, तो 4 में 4 को जोड़ दीजिए, 5 को जोड़ दीजिए, 6 को, 4 और 5 हो गया 9, 9 में 6 जोड़ दीजिएगा 15। डी ऑप्शन इसका सही हो गया 15। अगला क्वेश्चन है, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है जबकि दूसरे मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। यदि यह प्रक्रिया जारी रहती है तो वह बंदर कितने समय में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए कैसे बनाना है। एक बंदर 12 मीटर खंभे पर चढ़ता है, खंभे की कुल लंबाई यहाँ पर 12 मीटर दिया हुआ है, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, यानी 1 मिनट में 2 मीटर यहाँ पर चढ़ रहा है जबकि दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे की ओर फिसल जाता है। यदि यह प्रक्रिया जारी रहती है तो वह बंदर कितने समय में खंभे के शीर्ष पर पहुँच जाता है। मान लेते हैं कि इस तरह से खंभा है, कोई खंभा है 12 मीटर का, तो यहाँ पर शीर्ष पर कितने मिनट में पहुँच जाएगा ये आपको बताना है। यहाँ पर समझ लीजिए होता क्या है कि पहले मिनट में क्या हो रहा है कि बंदर यहाँ पर 2 मीटर चढ़ रहा है, ये हो गया पहले मिनट में 2 मीटर चढ़कर यहाँ पर पहुँच गया। अब क्या होता है कि दूसरे मिनट में क्या होगा कि फिसल कर नीचे की तरफ भी आ जाता है। कितना फिसलता है तो 1 मीटर फिसल जाता है। यहाँ पर आपको यही समझना है कि पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ा, दूसरे मिनट में 1 मीटर फिसल गया, तो बचा कितना, 1 ही मीटर बचा, यहाँ पर बंदर आ गया, तो यानी टोटल 2 मिनट में मात्र 1 ही मीटर चढ़ पाता है। यही आपको समझना है, 2 मिनट में कितना चढ़ पाता है, मात्र 1 मीटर। यहाँ से एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा यहाँ पर ये समझना है कि जैसे यहाँ पर एक खंभा है, यहाँ पर 12 मीटर का खंभा है, यहाँ पर बंदर जब आ जाएगा तो यहाँ से क्या होगा कि एक बार छलांग मारेगा, यहाँ पर चढ़ेगा, चढ़ने के बाद 2 मीटर पहले मिनट में यहाँ पर चढ़ गया, चढ़ने के बाद ये शीर्ष है तो शीर्ष पर आकर बैठ जाएगा। तो लास्ट में क्या होता है कि नीचे की तरफ नहीं फिसलेगा क्योंकि टॉप पर जाकर खंभे के शीर्ष पर जाकर बैठ जाएगा, तो नीचे की तरफ नहीं फिसलेगा। तो लास्ट टाइम में क्या होता है कि नीचे की तरफ नहीं फिसलता, यही आपको समझना है। तो यहाँ पर टोटल खंभे की लंबाई 12 मीटर दिया हुआ है, जिसमें से लास्ट समय में क्या होगा कि 2 मीटर चढ़ जाएगा 1 ही मिनट में, तो यानी 10 मीटर इधर बचा, और ये जो 2 मीटर चढ़ने के लिए समय लग रहा है मात्र 1 मिनट का समय लग रहा है, यही आपको समझना है। इसमें लास्ट का 2 मीटर चढ़ने के लिए मात्र 1 मिनट का समय लग रहा है और इधर 10 मीटर चढ़ने में कितना मिनट समय लगेगा निकाल करके लास्ट में 1 मिनट जोड़ देंगे। अब चलिए यहाँ पर 10 मीटर का निकालना है, तो 10 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा, 1 मीटर चढ़ने में कितना समय लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है। तो 10 मिनट चढ़ने में कितना समय लगेगा, 10 मीटर चढ़ने में जो समय लगेगा 2 गुना 10
यानी 20 मिनट हो गया यहाँ पर समय लगेगा। और लास्ट में क्या होता है कि 2 मीटर 1 ही मिनट में चढ़ जाता है, तो 20 + 1 21 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी आवृत्ति आवंटन में माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 52 तथा 55 है, बहुलक बताए। बहुलक यानी मोड बराबर जो सूत्र होता है, बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। मोड बराबर जो सूत्र होता है 3 माध्यिका - 2 माध्य, इस सूत्र के प्रयोग से इसको बनाएंगे। बहुलक बराबर जो सूत्र हो गया 3 माध्यिका -2 माध्य, इस सूत्र से इसको बनाएंगे। यहाँ पर माध्यिका का मान कितना दिया हुआ है, तो माध्यिका का मान है 55, तो 3 × 55 हो गया -2 माध्य, माध्य का मान दिया हुआ है 52। अब 3 में 55 से गुना कीजिएगा तो होता है यहाँ पर 165, 165 - 52 में 2 से गुना कीजिएगा 104, तो 165 में से 104 को घटाइएगा तो 61 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन 61। सूत्र याद रखना है आपको, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। अब एग्जाम में आपसे माध्य भी पूछा जा सकता है, तो बहुलक के साइड माध्यिका को आपको ले जाना और सॉल्व कर देना इस तरह से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, नीचे दिए गए पाई चार्ट टीवी पर विभिन्न प्रकार के चैनलों के देखने वालों की सूचना प्रदर्शित कर रहा है। किस प्रकार का प्रोग्राम सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा देखे जाते हैं। यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर 50% होगा मनोरंजन का। इस पाई चार्ट में जो है टोटल 100% होना चाहिए जोड़ करते, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है सूचनात्मक 10% है, खेल 25 है, समाचार 15 है, मनोरंजन 50% है। पूछा जा रहा है आपसे कि सबसे अधिक अगर पूछा जाता तो मनोरंजन होता, पूछा जा रहा है कि सबसे कम कौन सा देखा जा रहा है, तो सूचनात्मक मात्र 10% है, तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सूचनात्मक। देख लीजिए क्वेश्चन फिर से एक बार, क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे कम व्यक्तियों द्वारा देखे जाते। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आयत चित्र में उन लड़कियों की संख्या जिनकी लंबाई 1.45 मीटर या उससे अधिक है। यहाँ पर आयत चित्र को देख लीजिए, कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर है सेंटीमीटर में ऊंचाई। क्वेश्चन में जो आपसे पूछ दिया गया 1.45 मीटर, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 145 सेंटीमीटर हो गया, यानी 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर पाई चार्ट में 145 सेंटीमीटर है कहाँ पर, तो यहाँ पर 145 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले 145 सेंटीमीटर का जो यहाँ पर हो गया 5 ये हो गया, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 4 हो गया, ये हो गया यहाँ पर 5 और ये हो गया यहाँ पर 4, इसके बाद एक और है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, ये 1 हो गया, ये 145 का हो गया 5, 150 का हो गया 4 और 160 का हो गया 1, तो 5 + 4 9 हो गया, प्लस 1 10, टोटल मिलकर हो गया 10। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक, तो 145 वाला तो लेना ही है, 5 यहाँ पर विद्यार्थी है और इससे अधिक भी, तो 150 में 4 और 160 में 1 है, तो सभी मिलाकर यहाँ पर टोटल 10 हो गया। क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 10। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लघुत्तम भिन्न है, यानी सबसे छोटी भिन्न कौन सी आपको बताना है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है 5/14, तो इसको भाग करके ही बना लीजिएगा। 5/14 का जो मान हो जाएगा यहाँ पर 0.36, इसके बाद 31/42, तो इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा 0.74, 7/12 दिया हुआ यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा 0.6, 17/21 को सॉल्व करने पर हो जाएगा 0.8। अब आपसे पूछा जा रहा है लघुत्तम भिन्न यानी छोटा बताना है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़ा पूछा जाता तो डी ऑप्शन सही होता। अगला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा सा क्वेश्चन, इसको बनाइए। चलिए इस तरह से फिगर बनाते हैं, समचतुर्भुज इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। समचतुर्भुज हो गया जिसमें 4 भुजा है यहाँ पर AB, BC, CD इस तरह से, और यह जो हो गया यहाँ पर हाइट हो गया, ये H यहाँ पर लिख देते हैं, हाइट हो गया। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है, परिमाप यहाँ पर 40 मीटर है, तो भुजा बराबर जो सूत्र होता है परिमिति बट्टा 4 होता है। तो यहाँ पर 10 ये भी हो गया, 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 और कहा जा रहा है कि उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो ऊंचाई यहाँ पर H जो हो गया यहाँ पर 5 हो गया, ऊंचाई यहाँ पर 5 हो गया, और भुजा जो है यहाँ पर 10 दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर जो होता है आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ पर ये आधार हो गया
और ऊंचाई यहाँ पर दिया ही है 5, तो 10 में 5 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाता है 50। तो यही हो गया 50 वर्ग मीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 50 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आपको बताना यानी परिमेय नहीं है, रूट में मान आना चाहिए। चलिए देख लेते एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है √4/√25, √4 का मान निकालिएगा तो 2 होता है, 25 √25 का मान आता है 5, 2/5 होगा। यह जो हो गया परिमेय हो गया, अपरिमेय नहीं है। इसके बाद है √63/√28, इसको जो लिखेंगे √63 को √9 गुने √7 लिख सकते हैं, √9 गुने √7 बट्टा में यहाँ पर 28 है तो 28 को लिख सकते हैं √7 गुने √4। अब √7 से क्या होगा, √7 कैंसिल हो जाएगा, √9/√4, तो 9 का मान निकालिएगा तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 का मान हो गया 2, तो 3/2 जो हो गया यहाँ पर आ गया मान। यह भी हो गया परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं √12, तो √12 का जो मान होगा यहाँ पर 2√3/√3, √3 से √3 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर जो मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर दिया हुआ है √20/√4, √20 को जो लिखेंगे यहाँ पर √4 गुने √5, और नीचे में यहाँ पर √4 है तो √4 से √4 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बच जाएगा √5 बच जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। √5 जो है यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, इसका मान रूट में ही रह जाता है, बाकी सभी यहाँ पर कट कर एक वैल्यू प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ से हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है, हिंदी से टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन है फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मजबूरी में काम पड़ना, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मुहावरा लोकोक्ति से संबंधित यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रवि सदा मदन के प्रति रहेगा, खाली स्थान से आपको बताना है क्या होगा इसमें से। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा रवि सदा मदन के प्रति कृतज्ञ रहेगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कृतज्ञ का जो अर्थ होता है उपकार मानने वाला, एहसान मानने वाला। अगला क्वेश्चन है हमेशा रहने वाला, एक शब्द का अनेक शब्द है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हमेशा रहने वाला, शाश्वत इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। इसमें से जो संज्ञा है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्रोध शब्द जो है संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है लोटा शब्द है, लोटा शब्द जो उदाहरण है देशज का, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तन मन धन में कौन सा समास है। तन मन धन में जो समास है द्वंद्व समास, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर इस तरह का योजक चिन्ह का प्रयोग रहेगा हाइफन का इस तरह से तो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। उपसर्ग प्रत्यय को कैसे बनाना है इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे सावधानी है तो प्रत्यय क्या होता है कि लास्ट में जुटता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में ई है दिया हुआ, धानी है, आनी इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर क्या करना है आपको विग्रह करके देखना है। अगर आप धानी लगाते हैं तो बच क्या शब्द जाता है, साव बच जाता है। साव कोई सार्थक शब्द आपको देखना है तो नहीं है। अब यहाँ पर है आनी, अगर आप आनी लगा देते हैं तो सावध हो जाता है, सावध भी कोई सार्थक शब्द नहीं है। यहाँ पर जो होगा ई होगा। सावधान एक शब्द है, सावधान में ई जुड़कर क्या हो जाएगा, सावधानी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बड़ा ई इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यथार्थ में कौन सी संधि है। यथार्थ का जो संधि विच्छेद होता है यथा जो अर्थ, और इसमें जो संधि है दीर्घ संधि, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सचिंद्र का संधि विच्छेद है। सचिंद्र का जो संधि विच्छेद है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन सची जोड़ेंद्र। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर कुमुदनी का आपको सही स्पेलिंग बताना है। कुमुदनी शब्द का जो सही वर्तनी है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा
सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है कुमुदनी शब्द का सही वर्तनी है। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में होता है वर्ण और उच्चारित रूप में होता है ध्वनि। वर्ण या ध्वनि में से कोई एक ही ऑप्शन में दिया रहेगा। यहाँ पर वर्ण दिया हुआ है तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वर्ण। और ध्वनि भी होता है, ध्वनि उच्चारित रूप होता है। जैसे यहाँ पर क लिख रहे हैं, क वर्ण है तो यह जो हो गया भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर इसको क को बोलेंगे तो यही हो गया ध्वनि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्य वाह है। अयोग्य वाह जो कहा जाता है विसर्ग को, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। मूर्धन्य व्यंजन यानी मूर्धा से जिसका उच्चारण होता है, मूर्धन्य व्यंजन जो है ट वर्ग ट ठ ड ढ न। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ड ढ। ट ठ ड ढ न में से है ड ढ। अगला क्वेश्चन राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है। राज्यपाल शब्द में जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राज्यपाल शब्द पूरे जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है। जितने भी राज्यों में राज्यपाल होता है सभी के लिए कॉमन नाम प्रयोग होता है राज्यपाल, तो जातिवाचक हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन अधिकारी शब्द क्या होता है। अधिकारी शब्द यहाँ पर जो है अवयव है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का इसमें से जो उदाहरण है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में गगनचुंबी नीलकंठ, दोनों जो हो जाएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण। श्वेत पत्र जो यहाँ पर है कर्मधारय समास का उदाहरण है। पाठशाला तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन अग्नि शब्द का पर्यायवाची है। अग्नि शब्द का जो पर्यायवाची होता है आग पावक, यहाँ पर आग दिया हुआ है, सिंपल सा ही है तो आग हो जाएगा इसका सही आंसर। वारिद जो पर्यायवाची शब्द है बादल का, याद रख लीजिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। वारिद जो हो जाएगा बादल का। पवन हो गया यहाँ पर वायु का। पयोधी जो होता है समुद्र का। वारिद हो गया बादल का। अगला क्वेश्चन है समास का विलोम है। समास का विलोम संधि नहीं होता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा, व्यास होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन अमित ने आम खाया वाक्य में कौन सा काल है। यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है अमित ने आम खाया है, वाक्य में कौन सा काल है बताना है आपको। इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन आसनन भूत। आसनन भूत में क्या होता है कि कार्य कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ है। यहाँ पर अमित ने आम खाया है यानी कुछ ही देर पहले आम खाया है, कार्य पूरा हो गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण नहीं है। इसका आंसर आपको बताना है। आप सभी बिहार पुलिस एवं फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। 100 में से आप कितना सही बनाए हैं यह भी आपको कमेंट करके बताना है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण नहीं है। अघोष वर्ण जो होता है पहला और दूसरा वर्ण, जैसे यहाँ पर क वर्ग है तो क वर्ग समूह का पहला और दूसरा हो जाएगा यानी क ख हो जाएगा। इसके बाद च वर्ग में पहला और दूसरा। अघोष जो होता है पहला एवं दूसरा वर्ण, तो क ख ग घ में हो गया क ख, च छ ज झ में हो गया च छ, ट ठ ड ढ में ट ठ। इसी तरह से पहला और दूसरा वर्ण होता है। तो यहाँ पर क ख में से दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है ख, च छ ज झ में से दूसरा दिया हुआ है, ट ठ ड ढ में से दूसरा दिया हुआ है। और यहाँ पर ध जो है चौथे स्थान पर है। त थ द ध न में होता है ध चौथे स्थान पर। तो अघोष जो होता है पहला और दूसरा वर्ण, तीसरा चौथा पाँचवा जो है यहाँ पर घोष वर्ण होता है। तो इसको याद रख लीजिएगा, तीसरा चौथा पाँचवा होता है घोष वर्ण और पहला दूसरा होता है अघोष वर्ण। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ध। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि प वर्ण क्या होगा, घोष होगा या अघोष होगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा प क्या होगा।